वेलकम टू माय साइकोलॉजी क्लास के विथिंद क्लास। और आज की इस क्लास में हम स्मृति एवं विस्मरण पाठ के अंतर्गत स्मृति के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ यानी कि दशाओं का अध्ययन करेंगे। इन्हें स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक भी कहते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में हमने ये जाना था कि स्मृति के 4 तत्व होते हैं: सीखना, धारणा, प्रत्यास्मरण और प्रतिभिज्ञा। चूंकि हम स्मृति के लिए अनुकूल दशाओं का अध्ययन करने वाले हैं, तो हम इन चारों की जो अनुकूल दशाएं हैं या इन चारों को प्रभावित करने वाले कारक हैं, उनका अलग अलग अध्ययन करेंगे। जहाँ तक बात है अधिगम यानी सीखना को प्रभावित करने वाले कारक या अधिगम के लिए अनुकूल दशाएं, तो उसके लिए एक अलग वीडियो है जो कि आपको भाग 3 में यानी अगला वीडियो जो आएगा उसमें इसके बारे में बताया जाएगा। आज हम सबसे पहले आपको बताएंगे धारणा के लिए अनुकूल परिस्थितियां या दशाएं क्या हैं। अगर प्रश्न धारणा के लिए अनुकूल दशाएं करके आता है तब भी आप यही उत्तर लिखेंगे। धारणा की अनुकूल परिस्थितियां करके प्रश्न आएगा तब भी यही उत्तर लिखेंगे। और धारणा को प्रभावित करने वाले कारक लिख के आएगा तब भी आप यही उत्तर लिखेंगे। धारणा को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला कारक है स्वास्थ्य। एक स्वस्थ व्यक्ति की धारणा शक्ति निश्चित रूप से अधिक होती है, और जब व्यक्ति अस्वस्थ होता है तो उस अस्वस्थता की स्थिति में उसकी धारणा शक्ति क्षीण हो जाती है। वो सीखने का प्रयास करता है, लेकिन जो कुछ भी वो सीखता है वो उसके मस्तिष्क में धारित नहीं हो पाता, यानी मस्तिष्क में स्मृति चिन्हों के रूप में अंकित नहीं हो पाता। दूसरा कारक है मस्तिष्क की बनावट। अलग अलग व्यक्तियों के जो मस्तिष्क होता है वो कम विकसित या अधिक विकसित वाली स्थिति में होता है। तो जो विकसित मस्तिष्क होता है उसमें स्मृति चिन्हों को ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो विकसित मस्तिष्क स्मृति चिन्हों को आसानी से ग्रहण कर लेता है, जिसकी वजह से धारणा जो होती है वो अधिक मजबूत होती है। इसके विपरीत अविकसित मस्तिष्क की धारणा कमज़ोर होती है। तीसरा कारक है रुचि। ऐसे विषय जो कि इंटरेस्टिंग होते हैं उनकी धारणा प्रबल होती है और अधिक दिनों तक बनी रहती है। इसके विपरीत जो अरुचिकर विषय होते हैं उनकी धारणा कमज़ोर होती है। क्यों? क्योंकि इन विषयों को सीखने के लिए व्यक्ति मन लगाकर अधिगम नहीं करता है। वहीं हम बात करें व्यक्ति की खुद की रुचि की, एक तो विषय रुचिकर है, दूसरा व्यक्ति की रुचि किन कार्यों में है। जिन विषयों में व्यक्ति की रुचि होती है उनकी धारणा प्रबल होती है क्योंकि उन्हें मन लगा के सीखा जाता है। इसके विपरीत जिन विषयों में सीखने वाले की रुचि नहीं होती, इंटरेस्ट नहीं होता, उनको मन लगाकर नहीं सीखता है, जिसकी वजह से उनकी धारणा कमज़ोर होती है। संबंधित विषय का स्वरूप या उद्दीपक यानी कि उत्तेजना का स्वरूप, जो उत्तेजनाएं सार्थक होती हैं यानी जिनका अर्थ होता है, स्पष्ट होती हैं, तीव्र होती हैं और हमारे सामने अधिक समय तक उपस्थित रहती हैं, ऐसी जो विषय वस्तुएं होती हैं, विषय सामग्री या उत्तेजनाएं होती हैं, उनकी धारणा अधिक प्रबल होती है। इसके विपरीत ऐसे विषय या ऐसी उत्तेजनाएं जो कि निरर्थक होती हैं, अस्पष्ट होती हैं, कम तीव्र होती हैं और हमारे सामने कम समय के लिए उपस्थित होती हैं, उनकी धारणा कमज़ोर होती है। सीखने की विधि। अलग अलग प्रकार के विषय सामग्री को सीखने के लिए अलग अलग विधियां जो होती हैं वो उपयोगी होती हैं, उपयुक्त होती हैं। विषय सामग्री के हिसाब से यानी विषय सामग्री के अनुकूल जब हम उत्तम और सही विधि का उपयोग करते हैं सीखने के लिए, इन विधियों के द्वारा यानी जो उत्तम विधि है, जो सही विधि है, जो उपयुक्त विधि है, उसके द्वारा जो विषय सीखा जाता है उसकी धारणा प्रबल होती है और अधिक दिनों तक हमारे मस्तिष्क में अंकित रहती है। इसके विपरीत जो अनुपयुक्त विधि होती है, दोषपूर्ण विधि होती है, उसके द्वारा जब हम किसी विषय सामग्री को सीखते हैं तो उसकी धारणा कमज़ोर होती है। धारणा शक्ति की सीमा। कुछ व्यक्तियों की धारणा शक्ति जन्म से ही प्रबल होती है और कुछ व्यक्तियों की धारणा शक्ति
कमज़ोर होती है। तो जिनकी धारणा शक्ति प्रबल होगी, निश्चित रूप से वो विषय वस्तुओं को, विषय सामग्रियों को अधिक लंबे समय तक धारित करके रखेंगे। और जिन व्यक्तियों की धारणा शक्ति कमज़ोर होगी वो विभिन्न सामग्रियों को जल्दी भूल जाएंगे। अनुभूति, सुखद अनुभव की धारणा अधिक मजबूत और दुखद अनुभवों की धारणा कमज़ोर होती है। जो हमारे अच्छे दिन होते हैं यानी अच्छे अनुभव होते हैं, उन अच्छे अनुभवों की जो यादें होती हैं वो बहुत दिनों तक हमारे मस्तिष्क में रहती हैं, जबकि दुखद अनुभव जो होते हैं वो जल्दी भूल जाते हैं। सीखने की मात्रा, जिन विषयों को हम अधिक मात्रा में सीखते हैं उनकी धारणा अधिक होती है, और जिन विषयों को हम कम सीखते हैं यानी कम अभ्यास करते हैं उनकी धारणा कमज़ोर होती है। सामग्री की मात्रा, अधिक मात्रा वाली सामग्री यानी जो लंबी विषय वस्तुएं होती हैं उनको सीखने के लिए व्यक्ति को अधिक मेहनत करनी पड़ती है, अधिक अभ्यास करना पड़ता है, जिससे उसकी धारणा मजबूत होती है। इसके विपरीत जो कम मात्रा वाली सामग्री होती है यानी छोटी विषय वस्तुएं होती हैं, उनको सीखने के लिए कम प्रयास करना पड़ता है या हम उन्हें कम बार सीखते हैं, जिससे उनकी धारणा कमज़ोर होती है। निद्रा व विश्राम, हम किसी विषय सामग्री को याद करने के बाद अगर सो जाते हैं या थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं तो उसकी धारणा मजबूत होती है। इसका कारण है कि निद्रा या विश्राम लेने पर उस विषय सामग्री को जिसे हमने सीखा है मस्तिष्क में मजबूती से अंकित होने के लिए समय मिल जाता है। मानसिक तत्परता, जिन विषय सामग्री को सीखने के लिए हम मेंटली प्रिपेयर होते हैं, मानसिक रूप से तत्पर होते हैं, ऐसे विषयों की धारणा अधिक होती है। क्यों? क्योंकि हम उन विषयों को रुचि लेकर ध्यानपूर्वक सीखते हैं। इसके विपरीत जिन विषयों को हम बिना तैयारी के, बिना मेंटली प्रिपेयर हुए सीखते हैं उनकी धारणा कम होती है। क्यों? क्योंकि हम उन विषयों को ना तो बहुत ध्यान से सीखते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। सीखने की गति, जनरली जो विषय तीव्र गति से सीखे जाते हैं उनकी धारणा अधिक प्रबल और स्थायी होती है, और जो धीमी गति से रुक रुक कर, अटक अटक कर, आराम आराम से सीखे जाते हैं उनकी धारणा कमज़ोर होती है। उद्देश्य या प्रयोजन, उद्देश्य के साथ सीखी जाने वाली सामग्री की धारणा अधिक होती है, क्योंकि सीखने में हमारा एक लक्ष्य होता है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम सीखते हैं। जो उद्देश्य के साथ विषय सामग्री सीखी जाती है उसकी धारणा अधिक होती है, और जब निरुद्देश्य किसी विषय को सीखा जाता है तो उसकी धारणा कमज़ोर होती है और अस्थायी होती है। अब हम बात करते हैं प्रत्यास्मरण, जिसे रिकॉल कहते हैं या पुनः स्मरण भी कहते हैं, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, या प्रत्यास्मरण या पुनः स्मरण के लिए अनुकूल परिस्थितियां या दशाएं कौन सी हैं। सबसे पहले प्रभावित करने वाला कारक है धारणा की प्रकृति, क्योंकि हम रिकॉल या पुनः स्मरण उसी विषय सामग्री का करेंगे जो हमारे मस्तिष्क में धारण किया गया होगा। धारणा जिस विषय सामग्री की अच्छी होगी, स्थायी होगी, उसका पुनः स्मरण यानी उसका रिकॉल भी अधिक होगा। इसके विपरीत जिस विषय सामग्री की धारणा अच्छी नहीं होगी, उस विषय सामग्री का रिकॉल यानी पुनः स्मरण भी अच्छा नहीं हो पाएगा। हम उनमें बहुत सारी चीज़ों को भूल जाएंगे। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, जो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति में होते हैं वो व्यक्ति प्रत्यास्मरण कर पाते हैं, यानी जो भी सीखी गई सामग्री होती है उसका रिकॉल कर लेते हैं। इसके विपरीत अगर व्यक्ति अस्वस्थ होता है, बीमार होता है, चाहे शारीरिक रूप से चाहे मानसिक रूप से, धारणा के होते हुए भी वो रिकॉल नहीं कर पाता यानी पुनः स्मरण नहीं कर पाता है। जब हम बीमार होते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को याद होती हैं, उसके बावजूद भी उस समय हमारे मस्तिष्क में वो चीज़ें नहीं आ पाती यानी उनका रिकॉल नहीं हो पाता है। संकेत, प्रत्यास्मरण की प्रक्रिया में यानी रिकॉल की जो प्रोसेस होती है उसमें संकेत बहुत सहायता करते हैं। अगर हमारे पास किसी विषय सामग्री से संबंधित क्लू यानी कि संकेत पर्याप्त मात्रा में मिल जाएं तो उसका प्रत्यास्मरण यानी कि रिकॉल बहुत ही आसानी से
हो जाता है। प्रसंग, अनेक बातें किसी विशेष प्रसंग से संबंधित होती हैं और जब वो अनुकूल प्रसंग सामने आता है तो उससे संबंधित घटनाएं स्मरण हो जाती हैं। उदाहरण के लिए कहीं कोई रेल दुर्घटना हुई हो तो उस रेल दुर्घटना की खबर एक प्रसंग की तरह से काम करती है, क्योंकि बीती हुई यानी इसके पहले जो उस तरह की कोई रेल दुर्घटना हुई होगी तो वो व्यक्ति को तुरंत स्मरण हो आती है। तो बहुत सारी घटनाएं या बातें जो होती हैं प्रसंग के कारण याद आ जाती हैं। यानी किसी व्यक्ति ने किसी घटना को बताया तो बाकी जितने व्यक्ति उस घटना को सुन रहे हैं उन्हें उससे संबंधित अपने अनुभव याद आने लगते हैं। प्रसंग के कारण स्मरण होता है। साहचर्य, साहचर्यों की प्रबलता जो होती है वो रिकॉल के लिए अनुकूल दशा का काम करती है। जब भी हम रिकॉल करते हैं तो उस दौरान जो विषय वस्तु जिसका रिकॉल कर रहे हैं उससे संबंधित अगर साहचर्य हमें याद आ जाता है तो वो जो साहचर्य होता है वो एक उत्तेजक का काम करता है और उस उत्तेजक के कारण हमें बाकी सारी जो सामग्री होती है वो याद आ जाती है। जैसे अगर किसी बच्चे ने कोई कविता याद की है और वो कविता उसे उस समय याद नहीं आ रही है जब उसे सुनानी है, तो अगर उसे पहला शब्द या पहली लाइन बता दी जाए या फिर उसे खुद याद आ जाए, साहचर्य के कारण उसे बाकी पूरी कविता याद आ जाती है। क्योंकि जैसे हम कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तुरंत उसकी अगली पंक्ति हमें याद आ जाती है क्योंकि साहचर्य है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। साहचर्य के कारण जो है वो तुरंत अगली पंक्ति हमें याद आ जाती है। साहचर्य जो होता है वो रिकॉल के लिए बहुत ही अनुकूल कारक है। प्रयास, किसी सीखी गई विषय वस्तु के रिकॉल के लिए यानी पुनः स्मरण या प्रत्यास्मरण के लिए अगर हम प्रयास करते हैं तो हम उसका पुनः स्मरण कर पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें उस समय वो चीज़ याद नहीं आ रही होती, लेकिन अगर हम अपने मस्तिष्क पर जोर डालते हैं तो हमें वो बात याद आ जाती है। संवेग, संवेग की अवस्था में जो उससे संबंधित विषय होते हैं उनका प्रत्यास्मरण आसानी से हो जाता है। किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी शोक सभा में जो लोग उपस्थित होते हैं उनको अपने प्रियजनों की मृत्यु से संबंधित दृश्यों का प्रत्यास्मरण यानी कि पुनः स्मरण हो आता है। लेकिन कभी कभी संवेग जो होते हैं वो पुनः स्मरण यानी कि रिकॉल में बाधा उत्पन्न करते हैं। जब व्यक्ति किसी प्रबल संवेग का अनुभव करता है, जैसे शोक हो गया, क्रोध हो गया, तो वो बहुत सारी बातें याद होते हुए भी उनका प्रत्यास्मरण यानी कि उनका रिकॉल नहीं कर पाता है। अब हम बात करते हैं प्रतिभिज्ञा को प्रभावित करने वाले कारक। प्रतिभिज्ञा यानी पहचान, प्रतिभिज्ञा के लिए क्या अनुकूल दशाएं हैं या उसको क्या प्रभावित करने वाले कारक हैं, उनका अब हम एक एक करके अध्ययन करते हैं। सबसे पहला कारक है आत्मविश्वास। जो भी विषय सामग्री हम सीखते हैं, अगर हम आत्मविश्वास है, हमें कॉन्फिडेंस है कि हम सही सही पहचान रहे हैं तो हम उसकी पहचान कर लेते हैं। पर अगर हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम सही बता रहे हैं या गलत है तो हमें याद होते हुए भी यानी वो चीज़ हमारी स्मृति में होते हुए भी हम ठीक ठाक उसको पहचान नहीं पाते हैं। मानसिक झुकाव या मेंटल सेट, जब हम किसी विषय के प्रति यानी किसी विषय को पहचानने के लिए मेंटली प्रिपेयर होते हैं तो हम उसे जल्दी पहचान लेते हैं, लेकिन जब हम मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हैं तो हम उस विषय को जल्दी पहचान नहीं पाते या उस दीपक को जल्दी नहीं पहचान पाते। आज के इस वीडियो में हमने धारणा के लिए अनुकूल कारक, प्रत्यास्मरण और प्रतिभिज्ञा के लिए अनुकूल कारक यानी जिन्हें दशाएं या परिस्थितियां कहेंगे और इनको प्रभावित करने वाले कारक, इनका अध्ययन किया। तो आज का वीडियो ये आपको कैसा लगा? अगर ये आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।